Hello guys, welcome back to Giri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो या अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ 6 PM को पे हर रोज़ यहाँ पर एक वीडियो डलती है जिसके अंदर हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड है, चाहे वो नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट चाहे वो एडिटोरियल्स हैं, जितने भी चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अगर वो इम्पोर्टेंट हैं तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू रीड एंड देन उसके बाद नॉट ओनली रीड, मैं आपके लिए बैकग्राउंड रिसर्च भी करके लेके आती हूँ और आपके नोट्स भी बनवा देती हूँ और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एंड अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में अपना जो डाउट है वो ड्रॉप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो डाउट्स भी कवर आपके करवा देती हूँ, मतलब आपको समझा देती हूँ कि क्या वो है, ठीक है ना। तो दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा लग रहा है तो आप ₹100 पर मंथ पे कर सकते हैं। ₹100 पर मंथ में हम ऐसे ही पैसे नहीं ले रहे हैं, आपको ये जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड आप हमें ₹100 भी दे दोगे, जिससे कि हम अपने इस फ्री इनिशिएटिव को बड़े आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ₹100 पर मंथ दे देंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप दूसरी चीज़ें बाय कर सकते हैं loggery.in पर, हमारे पास लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड डेली नोट्स फॉर ₹100 और हमारे पास मंथली कंपेंडियम्स भी हम प्रोवाइड करते हैं जो कि ₹300 के हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 103 किल्ड इन ट्विन ब्लास्ट एट मेमोरियल इवेंट इन ईरान। ईरान के अंदर ब्लास्ट हुए, तो यहाँ पर अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या कंट्रीज ईरान की किसके साथ बनती है और किसके साथ नहीं बनती। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन सी कंट्री किसके साथ है, कौन सी किसके साथ नहीं है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमास वही है जिसने अटैक किया था इजराइल पे और अब इजराइल जो है उन पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है तो हमें ये तो पता चल ही जाता है कि ईरान और इजराइल की बिल्कुल भी नहीं बनती है और इनके आपस में बनती है, बट ईरान और इजराइल की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती है। तो यहाँ पे ये जो अटैक हुआ है, ठीक है ना, वो कहा जा रहा है कि इजराइल ने करवाया है। अभी हमें नहीं पता डिटेल में कि क्या है, बट हमें ये पता होना चाहिए टेररिस्ट अटैक इन ईरान, ये रेड से लिखना था मुझे, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। आई होप आप कलरफुल पेन से अपने नोट्स बना रहे होंगे। टेररिस्ट अटैक इन Iran. Crowd commemorating General Qasim Soleimani on the anniversary of killing. He was killed, ठीक है ना। तो वो कमेमोरेट कर रहे थे और वहाँ पर ये अटैक जो है टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ठीक है ना। तो हु किल्ड इन ड्रोन अटैक, हमास नंबर 2 वेस्ट एशिया डे आफ्टर came into tensions running high. एक मिनट, यहाँ पे the two explosions which state television called a terrorist attack came into tensions running high in the West Asia a day after Hamas number 2 Saleh al-Ururi and Iran ally was killed in a drone attack on Beirut suburb with Lebanese officials blamed on Israel. तो यहाँ पर अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सलेह अल-अरूरी इनके बारे में, who is number 2, हमास नंबर 2, मतलब सेकंड आता है रैंक में, लीडर में नंबर 2। एंड ईरान एलाई मतलब ईरान का दोस्त, एलाई इज दोस्त, was killed in drone attack on a Beirut suburb which Lebanese officials blamed on Israel. तो यहाँ पर अब एक और इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि ये जो ऑफिसर जो कि हमास के अंदर नंबर 2 आता है वो भी मारा गया, इजराइल ने मारा, ठीक है, लेबनीज बेरूट के सबब में,
ठीक है, और जो ईरान का बहुत ही अच्छा दोस्त था, और अब ईरान के अंदर भी इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया। अब किसने किया ये क्लियर नहीं है, ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इसराइल ने करवाया। द ब्लास्ट स्ट्रक नियर साहिब एल जमान मॉस्क इन केरमन Soleimani southern hometown where he is buried as supporters gathered to mark the 4th anniversary of his killing. He was killed by a this guy. This guy was killed by USA, killed by a drone attack by USA। तो हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे 3 से 4 कंट्रीज का पता चल गया। एक तो हमें ये पता चल गया, कॉन्सेप्ट में आप पेंसिल से साइड में लिख सकते हैं कि ईरान हमास की तरफ, हमास एलाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है। ईरान इसराइल के साथ और यूएसए के साथ एलाई नहीं है, दुश्मन है ये, ठीक है। ईरान की ना तो इसराइल के साथ बने और ना ही यूएसए के साथ बने, ये आपको पता होना चाहिए। और हमास वही है जिसने इसराइल पे अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक किया था, और अब इसराइल इनके साथ लड़ाई कर रही है गाजा के अंदर, जो वॉर चल रही है इसराइल और हमास के बीच में, पैलेस्टीन के बीच में। वो बेसिकली ग्रुप जो हमास है उसके बीच में चल रही है, ठीक है जी। ओके, ये समझ में आ गया। अब जैसे आप हर रोज क्लासेस अटेंड करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपको कम से कम मुझे 10-15 डेज देने पड़ेंगे, तभी मैं आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर पाऊंगी, ठीक है ना। 1 मंथ दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तब आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बट हाँ, अगर आप कहेंगे कि 2 से 3 दिन में सब कुछ समझ में आ जाए, तो वो नहीं होगा। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। SC upholds SEBI probe turns the spotlight on Hindenburg's conduct। तो क्या हुआ था, हिंडनबर्ग कौन है? हिंडनबर्ग एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि मतलब एक पॉइंट के बाद जो है ना, वो शेयर्स जो हैं वो खरीदते हैं, मतलब पहले बुक करवा लेते हैं, बट हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में, बट बाद में वो लेते हैं। तो अब यूएसए की जो हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन है, ये शॉर्ट सेलिंग करती है, और इन्होंने क्या किया, अदानी का बोल दिया कि अरे इनके स्टॉक्स तो मैनिपुलेटेड हैं, ये तो अपना ऐसे ही शो ऑफ कर रहे हैं कितना ज़्यादा है, वैसे ही ये खोखले हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, सेबी को बोला आप इन्वेस्टिगेशन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद की कमिटी बनाई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि अदानी इसने क्या गलत किया है, एंड पता चला कि हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इंस्टेड हिंडनबर्ग के ऊपर शक जा रहा है कि हिंडनबर्ग क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करता है, उसने अपने शेयर्स, उसने अडानी के शेयर खरीदने थे, तो उसने अडानी के शेयर जो थे वो करवा दिए, मतलब किसी और के नाम पे बुक करवा दिए, एंड फिर उसके बाद ये न्यूज़ निकाल दी कि अरे ये तो मैनिपुलेशन कर रहा है, और फिर खुद अडानी के शेयर्स खरीद लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्टोरी सुन ली है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे ट्रेन द स्पॉटलाइट ऑन द कंडक्ट ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च, डायरेक्टिंग द सेबी एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंटर to probe and if necessary take suitable action if the losses suffered by Indian investors due to the short position taken by US based firm in the Adani group through US traded bonds and non-Indian traded। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेड इनको बोल दिया हिंडनबर्ग के ऊपर एक्शन लेने को, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट conduct of spotlight on Supreme Court directed SEBI and investigating agencies of center to probe मतलब investigate, probe Hindenburg 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 research action, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इनका क्या एक्शन था। इन्होंने बोला कि भाई जो अदानीज हैं इनके शेयर्स में मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। रिपोर्ट हैड अलेज्ड हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हैड हिंडन, ये ऐसे याद कर सकते हैं, हम कहते हैं ना जय हिंद, हिंद इन बर्गर, है ना, हिंद में बर्गर आ गया, ठीक है। हिंडनबर्ग ने क्या बोला था, अलेज्ड, इन्होंने एलिगेशंस लगाई थी, अलेज्ड अदानी ग्रुप मैनिपुलेटेड its shares prices and failed to disclose
transactions with related parties in violation of regulations framed by SEBI। अब इन्होंने क्या बोला कि जो अदानीज हैं, ठीक है ना, जो अदानी ग्रुप है, इनके मैनिपुलेशन, इन्होंने शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया हुआ है, मतलब जो ये अपना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। और जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ये फॉलो नहीं करे। ये हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाए अदानी के ऊपर, ठीक है ना। और खुद वो एक शॉर्ट सेलर है, ठीक है ना, खुद वो एक शॉर्ट सेलर है। प्रेसिपिटेट डिक्लाइन इन इन्वेस्टर वेल्थ एंड वोटैलिटी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये एलिगेशंस लगी तो अगर कोई लॉस वगैरह हुआ है तो वो चेक किया जाए एंड इनको दे शुड बी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कमिटी एएम सप्रे कमिटी द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन वॉलेटिलिटी इन इंडियन मार्केट इन कंपैरिजन विद। अब यहाँ पर कमिटी, यहाँ पे क्वेश्चन ही बना लेते हैं, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी, who is the head of the committee who was appointed by Supreme Court investigate Adani Hindenburg issue। आंसर क्या होगा? आंसर इज AM Sapre। This is a very important question. Make a note of the same। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हिंडनबर्ग ने एक दिन उठकर बोल दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ की, यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो अदानी के जो शेयर्स हैं वो मैनिपुलेटेड है, इतने महंगे होने की जरूरत नहीं है, ये जो चीजें बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एएम सप्रे के अंडर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई और सेबी ने अभी और टाइम मांगा है फॉर इन्वेस्टिगेशन। बट अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर पता चला है कि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है जितना कि हिंडनबर्ग ने बोला। इंस्टेड यहाँ पे ये मालूम पता चला है कि हिंडनबर्ग अपना मतलब सीधा कर रहा था, उसको अदानी के शेयर्स खरीदने थे और उसने ऐसा बोलकर अदानी के शेयर्स के प्राइस नीचे चले गए और तब उसने खुद ने जो शेयर्स है कहा जा रहा है कि खरीद लिए। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हिंडनबर्ग पे एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। SEBI directed to investigate if the short position taken by Hindenburg amounted to any infraction of law. Judicial review of regulatory framework policies। तो यहाँ पर अब ये चेक करेंगे, ये हमने कर लिया है। Sorry for the yawning। थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, के हम डिटेल में नीचे जाके पढ़ेंगे अभी। उसके बाद क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर Vasanthalakshmi Narasimhachari was presented with Nritya Kalanidhi Award at the 17th Dance Festival of the Music Academy which began in Chennai। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले ये अवार्ड किसने जीता, तो हम लिखेंगे कालनिधि, एक मिनट, नृत्य मतलब डांस, नृत्य कालानिधि अवार्ड at 17th Dance Festival of Music Academy। ये किसने जीता? सबसे पहले क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर वसंता लक्ष्मी नारा सिम्हाचारी, ठीक है ना। फेस्टिवल हेल्ड इन चेन्नई। कहाँ पर हुआ फेस्टिवल? चेन्नई में हुआ, ठीक है। अगेन क्वेश्चंस लाइक दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता
ठीक है ना। तो यहाँ पे हिट एंड रन वाले केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करी ऑल ओवर इंडिया। सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस इसके बारे में बात करता है, हमने कल भी इसके बारे में बात करी। तो सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस विल रिप्लेस सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हिट एंड रन केस इशू से पहले सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस will replace section 304A of IPC, which punished the causing of death by punished the causing of punished causing of death by rash and negligent act that does not amount to culpable homicide। तो यहाँ पर ये क्या बात करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये बात करते हैं अबाउट रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ठीक है ना, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अब रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर ये लोग द एग्जिस्टिंग सेक्शन प्रोवाइड फॉर अ 2 year जेल टर्म। ठीक है, जो सेक्शन 34A है, ठीक है, लिख लेंगे एग्जिस्टिंग सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अ 2 year जेल टर्म। देयर आर 3 components, मतलब तीन क्लॉजेज है इसके अंदर। सेक्शन 106 के 3 clauses हैं। 6 फर्स्ट इट 3 components, सारे components लिख लेते हैं और फिर समझ भी लेते हैं कि क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिस्क्राइब्स अ प्रेजेंट टर्म ऑफ अप टू 5 years बिसाइड अ फाइन फॉर कॉजिंग डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रिस्क्राइब्स अ प्रेजेंट टर्म ऑफ up to 5 years besides a fine for causing death due to rash or negligent acts. Second, it provides for reduced criminal liability for registered medical doctors of 2 years in jail if death occurred in the course of medical procedure. If death occurred in course of medical procedure. The second clause road and accidents in which the person involved in escapes without reporting। अब ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ये हम लिख लेते हैं, मैं आपको ये सारा समझाऊंगी। Okay. Second clause concerns road accidents in which if the person involved in rash and negligent driving escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident, imprisonment may extend to 10 years।
अब यहाँ पे ड्राइवर्स फ्ली एन एक्सीडेंट सीन आउट ऑफ फियर ऑफ लिंचिंग, कि लोग ही उनको पकड़ पकड़ के ना मार दें. In such cases, the authorities seem to believe that drivers can move away from the scene of crime and then report to the police. The term hit and run is one in which the offending vehicle is not identified. It must be emphasized that once a person causing a fatal accident is identified, the onus on the police to prove culpability for rashness or negligence. Given that many accidents are caused due to poor road conditions too, a relevant question is whether the law should focus on raising prison terms or a comprehensive accident prevention policy package. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसी वजह से ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे. हिट एंड रन केस क्या है कि आपने किसी को हिट किया, ठीक है, और भाग गए वहां से. रन, हिट किया और रन किया, बहुत ईजी समझना. अब यहाँ पर 106 जो बीएनएस का नया जो क्रिमिनल लॉ आया है उसके अंदर 106 जो है वो हिट एंड रन की बात करता है. पहले 304 करता था आईपीसी का हिट एंड रन की बात. पहले 304 के अंदर जो अभी आज की डेट में हम बात करें 2 years की इम्प्रिजनमेंट थी अगर कोई हिट एंड रन करके भाग जाता था. बट अगर जब 106 बीएनएस आ जाएगा तो 10 साल की सज़ा, 10 years की सज़ा होगी और 5 years की सज़ा भी हो सकती है. तो इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप बता देते हो, ठीक है, अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हो कि हाँ ये हमने, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो और आप तब 5 years की सज़ा होगी. बट अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरे से मतलब अगर आप हिट करके भाग जाते हो और बाद में पकड़े जाते हो, प्रूव हो जाता है कि हाँ आपने हिट एंड रन किया, तो 10 years की होगी. अब यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं, ए जो है उसने बी को हिट कर दिया, ठीक है, ए भाग गया तो और बाद में पकड़ा गया कि हाँ इसी ने किया, तो 10 years की सजा होगी. बट सी जो है उसने डी को हिट किया, वो भागा नहीं, उसने पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया, कितने साल की सजा, 5 years की सजा होगी. अब यहाँ पर ऑर्डर ये कह रहा है कि लिंचिंग हो जाती है, लोग खुद ही पकड़ पकड़ के मारने लग जाते हैं, इसलिए ड्राइवर्स भाग जाते हैं. तो वहाँ पे लॉ कह रहा है कि आप कहीं और जाके इन्फॉर्म करिए, बट इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. अब यहाँ पर द इजरायली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय नेसेट. नेसेट क्या है, इजराइल की पार्लियामेंट है. इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी कि इजराइल की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, जो जो वो लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है. तो पढ़ लेते हैं. लास्ट ईयर दैट सॉट टू लिमिट द, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इजरायली सुप्रीम कोर्ट strikes down law that sought to limit the judiciary's powers. जुडिशरी की पावर्स लिमिट कर रहे थे, ठीक है, वो लॉ जो है वो सेट असाइड कर दिया गया है, ठीक है ना. तो इसके अंदर इन जुलाई 2023 रीजनेबिलिटी डॉक्ट्रिन was scrapped. अब यहाँ पे समझते हैं रीजनेबिलिटी डॉक्ट्रिन क्या होती है. अ लीगल स्टैंडर्ड used by the country's judges to assess government decisions and ministerial appointments. यहाँ पर कंट्री के जजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि ये जो लॉ है ये वायलेट तो नहीं कर रहा है, ये डिसीजन जो है ये खराब तो नहीं है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट जो है ये खराब तो नहीं है. वो जजेस की जो पावर थी वो यहाँ से वहाँ यहाँ पर ले ली गई थी, ठीक है. द लेजिस्लेशन विच अमेंडेड इजराइल्स बेसिक लॉज वाज पार्ट ऑफ अ रिफॉर्म पैकेज, ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे अमेंडेड इजराइल्स बेसिक लॉज, ठीक है. गवर्नमेंट सपोर्टर्स क्लेम दैट द कोर्ट हैड नो पावर्स टू रूल ऑन बेसिक लॉ विच इट हैड नॉट डन इन द पास्ट, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं बेसिक लॉ को सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता. बट ऑन मंडे द कोर्ट सिटिंग विद a full panel of 15 judges for the
first time in the history stated 12 to 3 that it had the powers to rule over basic laws. 8 judges against 7 dissenters, 12 to 3 and striking down the law that और बेसिक लॉज अब यहाँ पर दो चीजें हैं समझनी पड़ेंगी। तो एक तो बेसिक लॉज को जो है चेंज कर सकते हैं, जुडिशरी जो है हाथ लगा सकती है, ठीक है ना। उसके अंदर 12 जजेस एक साइड पे थे, यस के साइड में थे, और 3 कहते नहीं। और दूसरी चीज है रीजनेबिलिटी वाला क्लॉज। रीजनेबिलिटी वाला क्लॉज मतलब जो गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ लेकर आए हैं तो वो जजेस चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जजेस जो है उसको सेट असाइड कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट पे चेक रखना है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की जो राइट्स है वो वायलेट ना करे। इसके अंदर जो है कितने जजेस एक साइड पे थे ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। 8 जजेस अगेंस्ट 7 डाइसेंटर, मतलब जो अग्री नहीं करे बाकियों से, रूल्ड इन फेवर ऑफ striking down the law that grabbed the reasonability स्टैंडर्ड, है ना। तो रीजनेबिलिटी स्टैंडर्ड जो चला गया था वो वापस आ गया इतनी मेजोरिटी से, क्योंकि 8 जजेस एक साइड हो गए। इन इजराइल, अ कंट्री विद द सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अ सेरेमोनियल प्रेसिडेंट एंड विद नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? फैक्ट्स रिलेटेड टू इजराइल। इसके अंदर सबसे पहला फैक्ट क्या बनता है? इसके अंदर कंट्री विद अ सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फैक्ट्स रिलेटेड टू इजराइल क्या पता चलते हैं हमें? सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नंबर 2 हमें क्या पता चलता है? सेरेमोनियल प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल है, ये मतलब ऐसे ही है, बेचारे के पास कुछ ज्यादा पावर्स नहीं होती। नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू इजराइल है, रिलेटेड टू फैक्ट्स रिलेटेड टू इजराइल। यहाँ पे सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, सेरेमोनियल प्रेसिडेंट है, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला है इंडिया को? इंडिया की चेकिंग करी है इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस ऑन इंडिया, ठीक है ना। एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। ये क्या है? आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। आईएमएफ जो है कंसल्टेशन करता है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, क्या लॉज में चेंजेस लेकर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आईएमएफ ने आईएमएफ has raised concern, first IMF raised concerns about the long term sustainability of India's debt, ठीक है ना। Debt sustainability can be construed as a call for a more prudent management of debt in medium term, ठीक है। द आईएमएफ, और एक तो कहा कंसर्न्स अबाउट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज डेट, एंड दूसरा उन्होंने बोला डेट में आईएमएफ स्टेट्स दैट इंडियाज गवर्नमेंट डेट कुड, अंदर क्या बोला? इंडियाज गवर्नमेंट डेट कुड बी 100% of GDP under adverse circumstances
बाय फिस्कल 2028। अगर चीज़ें जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चली तो हम 100% ऑफ जीडीपी में अपना डेट में चले जाएंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, बट ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड, इट इंडियाज एक्सचेंज रेट रिजीम टर्मिंग इट स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है ना, जो हमारा एक्सचेंज रेट है, मतलब जो हम हमारा वैल्यू निकलता है, वो जो है वो फ्लोटिंग नहीं है, वो स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, ये बोला है। वैसे तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बाकियों में से कम ही चांसेस हैं। लिख लेते हैं। सेकंड, इट रीक्लासिफाइड इंडियाज एक्सचेंज रेट regime, terming it as stabilized arrangement instead of floating। ठीक है, तो ये आईएमएफ ने बोला है, जो इन्होंने रिव्यू करा है हमारे सिस्टम्स को। अब यहाँ पर ये हमें पता है कि यूएलएफए ने साइन किया है अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ असम और सेंट्रल गवर्नमेंट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करा गया है हैज सेवरल क्लॉजेस फॉर एक्सेलरेटिंग स्टेट्स डेवलपमेंट। तो ये लोग जो है लड़ना बंद कर देंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब यूएलएफए जो है वो कैसे आई? असम एजिटेशन जो हुई थी दैट बिगैन इन 1979 एंड एंडेड विद द साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड इन अगस्त 1985। तो ये जो थी ये बनी, इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट कर ली थी यूएलएफए ने। The government responded in 1990 with an offensive codenamed Operation Bajrang and banned the ULFA. Assam was declared a disturbed area with the imposition of armed forces. यहाँ पे इसमें पूरी इनकी डिटेल दी हुई है, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, जिसके हमने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं। यूएलएफए का अग्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और असम गवर्नमेंट के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पर ठीक है, for if Indian, but a worry remains in the form of anti-talk faction headed by परेश बरुआ। अब यहाँ पर यूएलएफए, हाउ यूएलएफए वाज फॉर्म्ड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूएलएफए सेंटर असम एमओयू। ठीक है ना, हमने पहले लिखा हुआ है, पर हमें ये नहीं पता हाउ यूएलएफए वाज फॉर्म्ड, कैसे बनी। बाय प्रोडक्ट ऑफ यूएलएफए, पॉइंट वाइज लिखेंगे, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द एंटी foreigners Assam agitation that began in 1979 and ended with the signing of Assam Accord in August 1985। ठीक है, ULFA on 1979 launched armed struggle with the objective of establishing a sovereign Assam। ठीक है, according to the memorandum of settlement, ULFA has agreed to renounce violence। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, peace, what does the peace accord offer, क्या ऑफर करता है ये? offers according to ULFA has agreed to renounce violence, disarm, disband the armed organization
है ना. In return, Ministry of Home Affairs will take time-bound program will make to fulfill demands fulfill demands of the outfit. अब यहाँ पर क्या स्टोरी है. देखो यार, यूएलएफए जो है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है. ये लोग कब बने थे? जब एंटी फॉरेनर्स वहाँ पे चल रही थी कि बांग्लादेश जो लोग आए हुए थे उनको सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी, तब ये फॉर्म हुए थे. और ये आर्म्ड ग्रुप था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है ना. अब गवर्नमेंट ने इनके साथ साइन कर लिया एमओयू. ये कहते कि हाँ ठीक है, हमें अलग असम नहीं चाहिए. अलग असम की डिमांड इन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी, बट अब इन्होंने अपने आर्म्स भी गिव अप कर दिए हैं, ठीक है ना. अब आर्म्स गिव अप कर दिए तो गवर्नमेंट ने जो भी इनसे प्रोमिस किए हैं वो फुलफिल करेंगे. दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हमें यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो हमने अभी तक नोट किया है, यहाँ से ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सॉरी फॉर द वर्ब, बन सकता है, ठीक है. उसके बाद UN predicts that almost 50% of Indian population will be living in urban areas by 2047. अब इसका प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये लिखेंगे. UN projects at a group UN projects 50% of Indian population will be living in urban areas by 2047. ठीक है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर. रूरल एरियाज में, गांव में एग्रीकल्चर चलता है. लोग एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं. एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम अर्बन एरियाज में भी क्या कर लेंगे, ठीक है, मतलब महंगा फूड होगा. या तो The Supreme Court on Wednesday issued specific guidelines for high courts to ensure that government officials are not summoned to court at the drop of hat. Drop of hat की ऐसे ही बुला लिया गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि ये हाजिर हो वो हाजिर हो. तो उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और भी तो काम करने हैं. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाते रहे तो बस हो गया. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसे नहीं बुला सकते हो, तुम एम्परर नहीं हो. जज को बोला है, जज ही बोल रहा है कि हम एम्परर नहीं है, ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स जो है वो सही नहीं है. कि ये जो काम है, खाना जो बनाएंगे ऊंची जाति के लोग बनाएंगे, सफाई जो है वो नीची जाति करेंगे, वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, तुम जेल में हो, सभी एक जैसे हो, ठीक है ना. तो इसके ऊपर काम किया जाए. उसके बाद अराउंड 50% ऑफ साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन एवरी डे हैव देयर ओरिजिन इन चाइना, पॉकेट्स ऑफ कंबोडिया एंड म्यांमार. तो ये लिख सकते हैं अराउंड 50% ऑफ साइबर क्राइम complaints received on the National Cybercrime Helpline every day have their origin in China and pockets of Cambodia and Myanmar. मतलब कहाँ से ये बैठकर साइबर क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू क्राइम कर रहे हैं, ये यहाँ से इनका जो है मतलब नंबर यहाँ से ओरिजिन इनका जो है वो हो रहा है इन कंट्री से, ठीक है. आगे चलेंगे. क्रेच PM टू बी चीफ गेस्ट एट वाइब्रेंट गुजरात. तो क्रेच का PM कौन है? अब PM पीटर विदाउट ई फियाला. क्या तुमने फिला के जूते देखे? बहुत ही महंगे होते हैं. ये है गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन गांधीनगर. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. चलिए. द ईयर 2023 प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर स्पेस मिशन. हमने चंद्रयान 3 किया
ओसिरिक्स एक्स रेक्स हुआ, जिसमें से सैंपल जो था, नासा वाले एक सैंपल लेके आए एस्ट्रॉयड में से और फिर अर्थ पे गिराया उसको, और फिर ये मिशन दूसरे एस्ट्रॉयड पे अब गया हुआ है, वहां से सामान लेने गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो 2023 के मिशन थे। अब यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर हमें 2024 के आने वाले मिशन के बारे में बात करी गई है, ठीक है ना। तो 2024 के मिशंस, 2024 स्पेस मिशंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बारे में बात करी हुई है। तो एक एक करके हम इनसे बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, इनसे नहीं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वेरी फर्स्ट इज यूरोपा क्लिपर। तो यहाँ पर हम रोमन नंबर डाल रहे हैं, यूरोपा क्लिपर। तो यूरोपा क्लिपर क्या है? यूरोपा क्लिपर क्या है? यूरोपा क्लिपर, नासा विल लॉन्च यूरोपा क्लिपर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये नासा का है, ठीक है ना। टू एक्सप्लोर वन ऑफ जुपिटर्स लार्जेस्ट मून्स, यूरोपा, ठीक है। साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट वेदर यूके कुड बी सूटेबल फॉर हैबिटाट, ये सब कुछ। तो यहाँ पे हमें बेसिक बेसिक, स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च ऑन स्पेसएक्स फैल्कॉन हेवी रॉकेट एंड अराइव एट जुपिटर सिस्टम इन 2030। 2024 के अंदर इसको 10 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज आर्टेमिस 2। फर्स्ट आर्टेमिस 2 क्या है? नेम्ड आफ्टर अपोलोस ट्विन सिस्टर इन ग्रीक, नेम्ड आफ्टर अपोलोस twin sister in Greek mythology. NASA's plan go back the moon. It will send humans to the moon for the first time since 1972, including the first woman and first person of color. तो यहाँ पे ये फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर भी भेजेंगे। Artemis also includes plan for a long-term sustained presence in space that will prepare NASA for eventually sending people even farther to Mars. Artemis 2 is first crewed step in this plan, which with 4 astronauts planned to be on board during the 10-day mission. The mission building upon Artemis 1, which sent an uncrewed capsule into orbit around. तो यहाँ पर Artemis 2 first crewed step in the plan with 4 astronauts planned to be on board during 10-day mission. ये क्या है? Build upon Artemis 1, which sent an uncrewed capsule orbit in 2022, orbit the moon, ठीक है ना। तो पहली बार इन्होंने अनक्रूड कैप्सूल भेजा, मतलब बिना ह्यूमंस के कैप्सूल भेजा जिसने ऑर्बिट किया मून को। अब ये क्रूड एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे ऑर्बिट में, ठीक है, 10-डे मिशन पर, ठीक है। और फिर इनका और भी आगे आगे प्लान्स है। इसको किसके पीछे नाम किया गया? नासा का मिशन है, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद थर्ड है वाइपर। नहीं, ये कार का वाइपर नहीं है। वाइपर टू हंट वाटर ऑन द मून। हमको पानी की बहुत इच्छा है, क्योंकि हमने अर्थ पे पानी बर्बाद कर दिया है, तो हम पानी ढूंढ रहे हैं कि कहीं से पानी मिल जाए, ठीक है। तो अगर मून वाटर हेल्दी हुआ तो फिर सोच लो एक्टर्स उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे। वाइपर विच स्टैंड्स फॉर, वाइपर स्टैंड्स फॉर volatiles investigating polar exploration rover। क्या है? रोबोट
the size of golf cart NASA will use to explore the moon's south pole in 2024. ठीक है, तो रोबोट बनाया जो मून का साउथ पोल देख कर आएगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा. दिस रोबोटिक मिशन इज डिजाइन टू सर्च फॉर वॉलेटाइल्स विच आर मॉलिक्यूल्स दैट इजीली वेपराइज लाइक वाटर. मिशन डिजाइन टू search for volatiles which are molecules that easily vaporize like water and CO2 at lunar temperature, जो वेपराइज हो सके. ठीक है, तो ये है. उसके बाद है फोर्थ, दैट इज लूनर ट्रेल ब्लेजर एंड प्राइम 1. ठीक है, NASA has recently invested in a class of small low cost. NASA invested in a low cost planetary mission called Simplex. Small innovative missions for planetary exploration. These missions save costs by tagging along on other launches as what is called rideshare. Missions save cost by tagging on other launches. Viper will land on moon south pole to study the specific area. Trailblazer will orbit the moon. Prime 1 mission scheduled for mid is lunar trailblazers, right. ठीक है, बस इतना लिख लिया. उसके बाद जाक्सास, ये लास्ट है, बोर नहीं होना. जाक्सास मतलब जापानियों का. जाक्सास मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन. ठीक है, concept to study phobos, demos, Mars, moons. While the Earth's moon has many visitors, big and small, robotic and crude, planned for 2020, Mars, moon, phobos and demo will soon get a visitor as well. है ना, मार्स के मून्स को स्टडी करेंगे. जैक्सा क्या है? जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. ठीक है, और एक और था सिक्स्थ, दैट इज ESA's हीरा मिशन. हीरा मिशन में हीरा ढूंढेंगे. हीरा इज मिशन ऑफ by European Space Agency to return to the Dimorphos asteroid system that NASA's CLAT mission visited in 2022. ये पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड्स के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है.
European Union on Wednesday imposed sanctions on Russia's state-run diamond giant Alrosa and its CEO as part of a ban to import. तो यहाँ पे इन्होंने रशिया से जो डायमंड्स है उसका इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया है किसका, ज्ञानवप्पी मॉस्क का, कि कितना पुराना है क्या नहीं, वो अभी पब्लिक नहीं होगा, मना किया गया है। New Space India Limited (NSIL), the commercial arm of ISRO, will launch GSAT-20 named GSAT-N2 on board SpaceX Falcon 9 rocket during the second quarter of 2022। पूरा का पूरा important है, चलिए इसको कॉपी करते हैं। New Space India Limited, that is NSIL, क्या है ये, कॉमर्शियल आर्म, इसरो की कॉमर्शियल, कमानते हैं, बिजनेस है इसरो का ये, आर्म ऑफ ISRO, that is Indian Space Research Organization, जो इंडिया की स्पेस रिसर्च करती है, जिसने इंडिया का चंद्रयान भी लॉन्च किया, विल लॉन्च GSAT-20 renamed GSAT-N2 ऑन बोर्ड SpaceX, जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, ये बिजनेसमैन है यूएसए के, तो वहाँ के उनका प्राइवेट रॉकेट है SpaceX का फैल्कॉन 9 रॉकेट, वहाँ पर इन 2024 के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, GSAT-20 क्या है, ये सैटेलाइट क्या है, GSAT-20 इज अ हाई थ्रूपुट Ka band satellite, that is HTS, which will be owned, operated and funded by NSIL. The agency said GSAT-20 offers Kaka band HTS capacity with 32 beams having pan-India coverage including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. The satellite wing so and so specific to meet the demand service needs of remote and unconnected regions. है ना, capacity of nearly 48 Gbps, तो connections पहुंचा देगी, communication easy हो जाएगी। The agency GSAT offers Kaka band HTS capacity with 32 beams having pan-India coverage including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island. ठीक है, service needs of remote and unconnected regions, ठीक है, fulfill करेगी demands। As part of space sector reforms announced by Union government by June 2020, the NSIL was mandated to build, launch, own and operate satellites in demand-driven mode to meet service needs. तो इनको बोला गया था कि आपको डिमांड ड्रिवन नीड्स जो है सर्विस के लिए वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो ये वो कर रहे हैं। NSIL is realizing that GSAT-20 satellites through ISRO and will be launched on board। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, तो चलिए आगे चलते हैं। 55% पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स वही जो कड़वी कड़वी दवाइयाँ हम खाते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 55% ऑफ पेशेंट्स गिवन एंटीबायोटिक्स ओनली एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि ये हो ना जाए, हुआ नहीं होता है बट पहले ही दे देते हैं, विच इज नॉट राइट। पढ़ेंगे, ओवर हाफ ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट्स सर्वेड recently were given antibiotics to prevent infection rather than to treat it। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्वे जो है वो शो करता है अर्लियर दिस वीक
Survey conducted by National Center for Disease Control, mapping the patients treated for 1 to 5 weeks. यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 55 वर्ड प्रिवेंटिव के लिए दिए जाते हैं रादर देन एक्चुअल डिजीज के लिए तो बहुत कम दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर WHO कह रहा है कि इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की आप दवाई इतनी खा लो बेवजह कि जब वजह के लिए खाओ तो वो आपको लगती ही नहीं है। सेंटर विल रेगुलेट शॉर्ट सेलिंग। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्ट सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पहले हम ये नोट कर लेते हैं। तो सर्वे कंडक्टेड बाय लिखेंगे, survey conducted by the National Center for Disease Control, that is NCDC, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या पाया गया, सबसे पहले पाया गया that over half of almost 10,000 patients surveyed were given antibiotics to prevent infection, ठीक है। 55% पेशेंट्स प्रिवेंटिव मेजर में ही खा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। Center will regulate short selling, Supreme Court says. Supreme Court told government and SEBI take measures to regulate short selling. ठीक है। शॉर्ट सेलिंग इज सेल ऑफ, शॉर्ट सेलिंग क्या है, इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज which the seller does not own but borrows from another entity with the hope of repurchasing them at a later date with a lower price, thus attempting to profit from an anticipated decline in the price of securities. Thus attempting to profit from an anticipated decline in the price of सिक्योरिटीज। मतलब बोरो करता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा सा सिस्टम है जिसमें हिंडनबर्ग ने भी यही किया, उसने शॉर्ट सेलिंग करी, ठीक है, बोल के कि हाँ ये खराब है और फिर खुद खरीद लिए, ठीक है ना। और हमारा सारा देश पीछे लग गया इसके, यूएस वालों के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड दैट व्हाइल इट डज इंडीड हैव टू प्रोब, तो यहाँ पे बोला गया कि आप सीबीआई को ट्रांसफर कर लो, ये अदानी वाला जो हिंडनबर्ग वाला केस है वो सीबीआई को कर दो। सुप्रीम कोर्ट कहता है हर केस नहीं ऐसे हम कर सकते, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो तब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली, said that investigative news pieces and reports by independent groups cannot be used by petitioners in court as conclusive proof. लिखेंगे Supreme Court said investigative news pieces and reports by independent groups cannot be used by petitioners in court as conclusive proof of the inadequacy
of an investigation by a specialized regulator. अब क्या हुआ था? SEBI investigation into Adani Group, the petitioners had highlighted findings of organized crime and corruption reporting project of alleged stock manipulation and accounting fraud against the Adani Group. तो इन्होंने इसके ऊपर ही, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, organized crime and corruption reporting project, that is OCCRP, ठीक है, alleged manipulation in Adani case, ठीक है ना. पिटिशनर्स मतलब जिन्होंने केस फाइल किया था, हाईलाइटेड दिस, ठीक है ना. तो उन्होंने क्या बोला, हाईलाइटेड के स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, ये नहीं बोला. हाईलाइटेड दिस मतलब उन्होंने, पिटिशनर्स है जिन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने ये बोला कि देखो ये भी बोल रहा है, ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको दोबारा से पढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट सेड इन्वेस्टिगेशन न्यूज पीसेज एंड रिपोर्ट्स बाय इंडिपेंडेंट ग्रुप्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय पिटिशनर्स इन कोर्ट एज कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है ना. मतलब जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो या मीडिया एजेंसीज हैं, उनको इतने कॉन्करेंट, इनके पक्के सबूत नहीं चाहिए होते जितने कि कोर्ट में चाहिए होते हैं आपको, ठीक है. ये बोला गया. तो अगर आपको कुछ भी बाय करना है, यू कैन गो टू loggery.in, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट्स इट. एजुगी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू टुमारो at 6 PM. बाय बाय, टेक केयर.